Okay, so let's start. So yesterday we were doing this angle between vectors. तो हमने कल देखा था कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे करना है और हमने ये देखा था कि अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके बीच में एंगल है लेना है. So suppose these are the two vectors, A vector and say B vector, and we want to find angle. So we are supposed to translate this vector, okay, and we have to translate this vector and you have to bring it such that the tails of these two vectors coincide. So ये आपको translate करके ऐसे लाना है कि इन दोनों की tails आपकी match कर जाए और उसके बाद जैसे रेस के साथ हम करते हैं सिंपली एग्जैक्टली उसी तरीके से जो एंगल आएगा आपका वही आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है. उसी को एक्सटेंड करते हैं एंगल विद एक्सिस. इफ यू हैव अ वेक्टर एंड यू वांट टू फाइंड आउट एंगल विद द एक्सिस, so suppose you have an axis, say suppose x axis, okay. Now see, एक्सिस में आपको ऐसे दो एरोज जरूर दिखेंगे मगर उसका ये मतलब नहीं कि वो बाई डायरेक्शनल है. एक्सिस में बहुत क्लियरली एक साइड में हम उसका नाम लिखते हैं, तो जिस तरफ हम उसका नाम लिखते हैं वो उसकी पॉजिटिव साइड होती है. जनरली दूसरी साइड में हम कुछ एक्स बार वगैरह कभी कभी लिख देते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसा करें. ठीक है, तो इसको आप कंसिडर मत करो. जो उसका नाम जिस तरफ को है, ओरिजिन से उस तरफ को आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और दूसरी साइड को आपका नेगेटिव डायरेक्शन होता है. और ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है जहां पे पॉजिटिव पोजीशंस होती हैं वही आपका एक्सिस का भी डायरेक्शन होता है. ठीक है, सो इस में आपके पास अगर एक वेक्टर है और उस वेक्टर का आपको इस एक्सिस के साथ एंगल पूछा गया है, तो सिंपली वही सेम चीज करनी है, इसको ट्रांसलेट करके लाना है और इसकी टेल को इसके ओरिजिन के साथ मैच करना है. ओके, सो आप इसको ट्रांसलेट करके लाओगे, इसकी टेल को इसके ओरिजिन से मैच करोगे और जो भी एंगल आएगा वो आपका एंगल विद द एक्सिस हो जाएगा. अगर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है तो मैं उसको भी बना के दिखा देता हूँ. सो सपोज यू हैव अ सिचुएशन, लेट मी इट इज दिस. You have a situation like you have an axis like this. This is O, this is your positive side of the axis, and you have a vector which is say like this. Okay, again the same thing you have to do. Okay, you have to translate this vector, you have to translate and you have to bring it here. Maybe I should draw it with another one. So I bring it here and then this would become your angle with the axis. Okay, जैसे कल भी बताया था मैंने, एंगल जो आपका होता है वो 0 से लेके 180 डिग्रीज बोथ इंक्लूसिव यहां से यहां तक उसका रेंज होता है. ठीक है, सो दिस इज योर एंगल विद द एक्सिस. ठीक है, सो लेट्स प्रैक्टिस दिस अ बिट एज वेल. Let me give you some questions on this. ये चैट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है. ठीक है, तो suppose you have this axis and you have a vector like this. Okay, this is your O, this is your X, this is your A vector, and you have to find the angle that this A vector makes with this axis, and you are given that this angle is 45 degrees. Okay, you have to give your answers in the chat box. Yeah, everybody is answering 135 degrees. And yes, if you translate this is the right answer. If you translate this from here to here, will come here because this is your positive direction. So this was supposed to be your the direction, and this will become, this is 45 degrees, so this will become 135 degrees. Okay, so we are done with this basic stuff. So let's do a very important part of this vectors chapter. और बहुत ही important है, बार बार आपका हर जगह इसका यूज होगा, तो काफी ध्यान से इसको करना है. और वो है components of a vector. Okay, so we are going to do components of a vector. और अभी तो सिर्फ component, उसके बाद components आएंगे. ठीक है, so okay, so what is component of a vector along a direction? Component of a vector along a direction is the measure of how much the vector projects along that direction. कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन के along कितना है किसी दूसरे डायरेक्शन के, उसका खुद का अपना एक डायरेक्शन होता है वेक्टर का, मगर किसी दूसरे डायरेक्शन के along वो कितना है उसका हम एक मेजर बनाएंगे और उसको हम बोलते हैं component of a vector.
सो फॉर एग्जांपल सपोज ये हमारे पास वेक्टर है और ये हमारे पास एक डायरेक्शन है, जो कि डायरेक्शन बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हम कोई दूसरा वेक्टर या कोई दूसरी एक्सिस यूज कर लें, राइट। और इसका हमको कंपोनेंट बताना है उस साइड में, दूसरे वेक्टर के साइड में। ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के डायरेक्शन के तरफ कितना है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे से एक परपेंडिकुलर डालेंगे और हम ये कहेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर है ये किसी एक पॉइंट पर मिल रहा है। तो ये जो रेड मैंने वेक्टर बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये वेक्टर मेरे को दिखा रहा है कि वो जो ग्रीन वेक्टर है ए वेक्टर, वो बी वेक्टर के अलोंग कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये इतना ये बी वेक्टर के अलोंग है, बाकी उसका कोई कंपोनेंट उधर की ओर नहीं है। तो ये जो रेड वेक्टर है इसको हम डिफाइन करते हैं एज कंपोनेंट वेक्टर। और ये कुछ मेरी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, पता नहीं क्यों। हाँ ओके, सो आई थिंक ये थोड़ा सा एनिमेशन गड़बड़ हो गया, आई होप कि यहाँ पे बाकी आ रहा हो। नहीं, वो भी नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। सो ये जो रेड वाला आपका वेक्टर है इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर। ये जिस पोजीशन पे आके मिलता है, राइट, सो यहाँ पे जहाँ पे आके मिलता है ये हमारा एक प्रोजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। और इस प्रोजेक्शन पॉइंट तक की इस केस में जो लेंथ है उसको ही हम इसका कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ है उसको हम इसका कंपोनेंट बोलते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें क्वालिफाई करेंगे, तो ये कितना होगा। से अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कितना होगा, लेट मी जस्ट इरेज दिस। तो यहाँ पे लेट मी कॉल दिस एज ए एक्स, एंड ये हमारा जो पॉइंट था P, इसको हम कुछ से A बोल देते हैं, इसको हम से D बोल देते हैं, इसको हम P बोल देते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ADP ट्रायंगल। यहाँ पे हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला था D से इस वेक्टर B के ऊपर। सो ADP ट्रायंगल देखते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये इसकी जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड से आती है, वो A हो जाता है, राइट। हमने कल देखा था कि मैग्नीट्यूड को हम खाली बिना वेक्टर के हम जब दिखते हैं तो वो आपका मैग्नीट्यूड जस्टिफाई कर होता है। और ये थीटा एंगल, तो ये जो आपका AP है वो कितना होगा, व्हाट वुड बी AP। एंड हम ये इसको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर देखें तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज है AD, AD इज योर हाइपोटेन्यूज, राइट, एंड AP इज योर बेस, राइट। सो AP अपॉन AD अगर करेंगे तो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दैट इज कॉस थीटा, राइट। इस केस में कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें हम इसके जगह पे डाल देते हैं कि हम इसको लिखना क्या चाहते हैं। ये जो AP है और इसकी जो लेंथ है वही हम कह रहे हैं कि इसका मैग्नेट कंपोनेंट है इसमें। तो इसकी जगह हम इसका कंपोनेंट का जो सिंबल है, और कंपोनेंट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं A along B. So this is your symbol for component of vector A along this vector B or direction B, direction given by vector B. Okay, so AB is the component of A along the direction or vector B. So यहाँ AP जो है वो आपका AB A का component है B के along. So we'll write this as AB upon AD. AD is your hypotenuse, so we can write that as A, and that becomes cos theta, right? And so AB is equal to A cos theta. तो ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। इसी को मैंने नीचे लिख रखा था अलग से। ये जो आपका वेक्टर AP होता है इसको बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर, और मैं इसको एज अ वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे। सो A, और यहाँ पे x गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पे AB इज द कंपोनेंट वेक्टर, ओके। So this AB is your component vector of A along the vector B. Okay, so these are the few things. I'll just erase this and I'll again ये डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है, सिंपली ट्राइंगल्स के लिए हम यूज करते हैं। सो लेट मी जस्ट, यहाँ पे दिखाई हुआ है सारा का सारा, ठीक है। ओके, सो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर। Component vector is along the direction. Component denotes the when component vector is along the direction, यानी कि जब हमारा ये component vector जो इस केस में उसी direction के along होता है, तो जो component है
वो आपकी इसकी लेंथ से आता है, इस कंपोनेंट वेक्टर की। ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में, जो कि मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, कि ये वेक्टर आपका दूसरी डायरेक्शन में होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो विल जस्ट गेट बैक टू दैट। बट या अगर कंपोनेंट आपका उसी डायरेक्शन में है, कंपोनेंट वेक्टर उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका ओरिजिनल वेक्टर था, जिसके अलोंग आपको चाहिए था, तो आपका ये जो लेंथ है वही उसको डिनोट करेगी। ठीक है, और सॉर्ट ऑफ एक दूसरा इसकी एनालॉजी होती है कि कंपोनेंट का मीनिंग क्या है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप इसको ऐसा समझ लो कि जिस डायरेक्शन के आप अलोंग ले रहे हो वो आपकी एक हॉरिजॉन्टल की तरह से है, और यहाँ ऊपर से हम उसकी छाया अगर देखें, यहाँ से हम अगर से देखें कि अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो उसकी छाया कितनी पड़ेगी, तो दिस विल ऑल बिकम द शैडो रीजन। सो दिस वुड सॉर्ट ऑफ सिग्निफाई कि अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो उसकी शेडो कितनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर आपको कभी उसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखनी है, सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर दैट। ओके, सो नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो अगर हमारा जो वेक्टर है वो आपके जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग हम कंपोनेंट लेते हैं उसके थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, तो यहाँ पे मेरे को इस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है इस वेक्टर के डायरेक्शन में। नाउ यू कैन सी कि ये थोड़े अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा पिछली बार कि जो आपकी डेफिनेशन है वो ये है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ डायरेक्शन is a measure of how much the vector projects along that direction, उस डायरेक्शन के along कितना है। तो यहाँ क्लियरली ये उस डायरेक्शन में नहीं है, ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी हम एक कंपोनेंट वेक्टर बनाएंगे जो कि ये आपका कंपोनेंट वेक्टर होगा, राइट। सो दिस विल बी योर कंपोनेंट वेक्टर। बट एज यू कैन सी कंपोनेंट वेक्टर का डायरेक्शन आपके जो जिस जिस वेक्टर के अलॉन्ग हमें लेना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये इसकी लेंथ से नहीं आएगा, जबकि ये उल्टा जा रहा है उस डायरेक्शन में, उतना ही उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसको नेगेटिव ऑफ द लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, सो कंपोनेंट डिनोट्स द नेगेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर। तो कंपोनेंट वेक्टर की लेंथ लेंगे मगर उसको नेगेटिव कर देंगे। नाउ आई डोंट नो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कितना कर लिया है, बट इसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से आंसर जैसे हमने पिछली बार निकाला था ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसमें वही सेम आंसर आ जाता है। और उसका रीजन ये होता है कि ये जो कॉस थीटा है ये 90 से बड़े एंगल्स के लिए कॉस जो 90 प्लस सॉरी 180 माइनस थीटा कहते हैं, हम 180 डिग्री माइनस थीटा कहते हैं, तो ये आपका कॉस थीटा नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा होता है। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट यू लर्न इन ग्रेड 11 मैथ्स। तो अभी आपका जो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें ये इस तरह की आइडेंटिटीज वगैरह दी हुई हैं, जिसमें कि जो थीटा है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसको अभी 10th तक आपने पढ़ा है कि वो 0 से 90 डिग्री और ट्राइंगल के हिसाब से तो उसको एक पूरी रीडेफिनेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री की। और उस रीडेफिनेशन के हिसाब से होता ये है कि हम जो एंगल्स हैं उनको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइन करते हैं। So your angles can be anything now, okay? So they can be minus 573 degrees, and they can be say 2098 degrees, whatever, right? So the angles can go from anywhere to anywhere. Now उसमें हमारे को तो अभी सिर्फ जरूरत कितने की है, 0 से 180 डिग्री की, क्योंकि जो हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है वो सिर्फ 0 से 180 तक जाता है। तो 0 से 180 में आप लोगों को पहले ही पढ़ाया जा चुका है 0 से 90 वाला पार्ट, राइट। 0 से 90 डिग्री दोनों इंक्लूसिव, ये आपको पहले से ही पढ़ाया हुआ है। तो अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि से 90 से 180 के एंगल्स को कैसे डील करते हैं, और उसमें भी हमको मेनली साइन और कॉस की ही जरूरत पड़ेगी, उसके बियॉन्ड हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो हमारा काम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम चल जाएगा। उसकी जो डिटेल्स हैं वो सब आपको 11th में पढ़ाएंगे कि कैसे क्यों ये एंगल्स को एक्सटेंड किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, और उसको उसकी जो ये वैल्यूज आती हैं माइनस कॉस थीटा, ये सब क्यों आती हैं। ठीक है, सो हमको जो उतने की जरूरत है। तो लेट मी जस्ट गिव यू दिस टू रिजल्ट्स। ओके, सो द टू रिजल्ट्स दैट यू नीड इज which is sine of 180 degrees minus theta is equal to sine theta, okay, and cos of 180 degrees minus theta is minus of cos theta. You can also maybe you can take tan also, I think, yes, that would probably help somewhere.
So this is minus tan theta. So these three results you will require in this chapter in some places. So ये अपने 3 results आप लिख के रखिए और उसी से मैं इसमें दिखाता हूँ कि कैसे इसमें काम कर जाता है, क्योंकि ये थीटा है। इस वक्त हम देखते हैं कि एंगल ए और एंगल बी के बीच का एंगल थीटा है। सो ये जो एंगल है वो 180 डिग्रीज माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। और ये एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। वो थीटा एक ऑब्ट्यूस एंगल था, तो 180 माइनस थीटा एक एक्यूट एंगल आ जाएगा। अब हम इसमें अपने ट्रायंगल के हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं, और उसके हिसाब से ये आपका सिंपली आ जाएगा पिछली बार की तरह ही a cos of this angle, right? A cos of this angle, which would be 180 degree minus theta. But we already know that cos of 180 minus theta is equal to minus cos theta. So this becomes minus of A cos theta. ठीक है. So this whole length becomes minus of A cos theta. So this is your length. Okay. So this length is minus of A cos theta. The reason is कि cos theta itself is negative. So this is negative and you have another negative. So you get a positive value overall. So ठीक है. So ये दो negative मिलके आपकी इस length को positive बना रहे हैं. ठीक है. But you don't want the length because आप तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो. आप ये दिखाना चाहते हो कि जो हमारा A है वो B की डायरेक्शन में नहीं है, वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में है. ठीक है. और उल्टी डायरेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी लेंथ का नेगेटिव उसको कंपोनेंट को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. Component will become the negative of the length. So AB is equal to minus of L, but we know that L is minus A cos theta. So if you put that here, so minus of minus A cos theta, you again end up with A cos theta. ठीक है. So this is how you define components. और इस definition से AB is equal to A cos theta से चाहे थीटा एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूस हो, चाहे 90 डिग्री हो, ये तीनों ही केस के लिए ये काम कर जाता है. I hope this is clear. Let me just check if somebody has some doubts on this. So I don't know what's happening. This chat doesn't come. Yeah. So can we shift this vector B to the head of the vector A and draw? देखिए ये हम नहीं कर सकते क्योंकि सिंपली बिकॉज हमने एंगल जब निकालना है, पहली बात तो ये कि एंगल निकालने के लिए हम टेल से टेल ज्वाइन कर रहे हैं. दूसरी बात ये कि आप उसको चाहे कहीं भी शिफ्ट कर दो, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये देखने का है कि ए बी के अलोंग कितना है. अगर वो एक बी के अलोंग ना जाके उसके अपोजिट तरफ को लेके जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रहा है उस, तो हम उसको कुछ नेगेटिव सेंस में देखना चाहते हैं. ठीक है. तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा, इनका प्राइमरी एम है ये देखने का कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की तरफ कितना है. ठीक है. सो दैट इज रीजन. ओके. सो साइन सो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. ओके. इट इज नॉट माइनस साइन थीटा. दिव्यांशु. ओके. एक्यूट के लिए और ऑब्ट्यूस के लिए हमको बस दोनों के लिए देखना था, बाकी हमको देखना नहीं है. देवराज, दैट ASTC रूल अगेन वो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आप बाकी पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, वो सही है. ASTC रूल वही है, मगर यहाँ पे बाकी बच्चों को जिनको वो सब नहीं पता है, जिन्होंने अभी तक 3rd चैप्टर मैथ्स का नहीं पढ़ा है, तो अच्छा आप सब लोगों ने पढ़ लिया क्या? ये मेरे ख्याल से सबने तो नहीं पढ़ा होगा. जरा कितने लोग बता सकते हैं कि उन्होंने 11th की ट्रिग्नोमेट्री कर ली है? नहीं पढ़ी, राइट? हाँ, मेरे को लग रहा था कि काफी कम लोगों ने 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी. ठीक है. हाँ, नहीं ठीक है. आपको बाकी अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपको इतने के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो बेसिकली आपको ये समझना है कि ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा और कॉस, ये आपके एंगल्स को बियॉन्ड एक्यूट ले जाएंगे. और मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस इसमें करा देता हूँ. लेट मी, आई एम इरेजिंग इट. जिसको करना है वो अपना प्रिंट स्क्रीन करके सेव कर लें. आई एम इरेजिंग दिस. और मैं थोड़ी इसमें प्रैक्टिस भी करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे लोग कि व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है. So let's do that. Okay, so give me sine of 120 degrees. Okay, chat box में अपना आंसर लिखना इसमें. What is sine of 120 degrees? अगर आपको कहीं पे भी स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है तो आप SQ लिख देना. ठीक है. कुछ जगहों पे आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जरूरत पड़ेगी तो आप SQ3 लिख देना उसको. तो दैट वुड बी स्क्वायर रूट वैसे तो. ठीक है.
या सिंपली एस लिख देना अगर आपको उसको और भी कम लिखना है तो सिंपली एस 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की जरूरत पड़ती है या फिर स्क्वायर रूट ऑफ से इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो या साइन ऑफ 120 डिग्रीज, या बिल्कुल सही है। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसमें इसको साइन ऑफ 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज लिखेंगे एंड देन दिस विल बिकम साइन ऑफ 60 डिग्रीज दैट वी नो इज √3/2, ठीक है। सो व्हाट वुड बी कॉस ऑफ 135 डिग्रीज? कॉस ऑफ 135 डिग्रीज, दिव्यांशु गलत आंसर है, काफी लोग गलत आंसर दे रहे हैं इसका। फिर से याद करो कि मैंने साइन कॉस के लिए क्या बताया था। हाँ, तो साइन में तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस में नेगेटिव हो जाएगा और टेन में भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो यस, आंसर इज नेगेटिव ऑफ 1/√2, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 1/√2। सो ओके, नेक्स्ट लेट्स डू दिस। Give me sine of 180 degrees and yeah, let's do sine of 180 degrees. What would be sine of 180 degrees? दिव्यराज गलत आंसर है, चेक अगेन। या सही है दिव्यराज, सही कर लिया। Yeah, so this will be 0. What would be cos of 180 degrees? Yeah, so some of you are giving wrong answer. The answer is negative of 1. Okay, कॉस में नेगेटिव आएगा, टेन में नेगेटिव आएगा और साइन में मगर वही सेम वैल्यू आ जाएगी, मतलब ठीक है। ओके, संस्कार पोजीशन वेक्टर अभी पढ़ाया नहीं है, जब आपको पढ़ा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट वेक्टर की अभी हम बात कर रहे हैं। कंपोनेंट वेक्टर उतना यूज नहीं होता है, ठीक है, मगर जस्ट फॉर कंप्लीशन से मैंने बता दिया था आपको। बस एक समझना ही है कि कंपोनेंट वेक्टर और जिस वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शन है, कुछ दिनों में अपने आप ही नेचुरली समझ में आ जाता है कि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव होगा और उसी के डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। एंड सिंपली एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल ओनली यूज कंपोनेंट एंड यू विल यूज कंपोनेंट। उसके लिए सिंपली आपको सिर्फ इतना ही करना होगा, ए B is equal to A cos theta, where this is the magnitude of A, okay, and this is the angle between A and B, okay. So this is all that you need to remember from this, okay. Theta is the angle between A and B, and A is the magnitude of vector A, okay. Yeah, so just let me finally check that. Then both are संस्कार, एज आई सेड जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा नहीं है, ठीक है। जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद अभी आएंगे उसको, पोजीशन वेक्टर के लिए हमें पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम आ पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी इन दिस सिचुएशन। ये थोड़ा गड़बड़ लगा होगा, हाँ। नो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, अगर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तो ये ए का कंपोनेंट उस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि देख भी सकते हैं, सॉरी, ओके। सो यहाँ पर अगर हम उसको cos थीटा के हिसाब से भी करेंगे तो a cos थीटा, थीटा विल बी 90 डिग्री एंड दिस cos थीटा विल गिव यू 0, राइट। cos 90 डिग्री इज 0, सो इट विल गिव यू 0। सो इस केस में कोई आपका कंपोनेंट नहीं है। और देख भी सकते हो आप कि अगर मैं देखता हूँ कि इसका कितना प्रोजेक्शन आ रहा है, इससे इसकी मैं छाया देखने की कोशिश करता हूँ बी के अलॉन्ग, तो विल नॉट गेट एनी शेडो आउट ऑफ इट, राइट। सो इट इज नीदर टुवर्ड्स the direction of B or it is not away from B, it's just perpendicular to B, तो उसका कोई component B की तरफ नहीं है। Component of a vector along an axis is quite similar to what we have done there, ठीक है। So you have a vector and you would translate it, उसको translate करके origin पे ले जाएंगे। वेक्टर के केस में तो हमारे पास टेल दोनों को मैच करना होता है, मगर यहाँ पे आप उसको origin पे ले जाएंगे। आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर आपका किसी पॉइंट px पे मिलेगा, ठीक है। ये उसका x कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे हम जो, क्योंकि ये वन डायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शन में हमने एक एक्सिस ली है, तो उस x एक्सिस में जो भी उसका कोऑर्डिनेट x होगा वही इस p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये जो ax है, ये ax वेक्टर आपका कंपोनेंट वेक्टर है।
ये जिस भी पोजीशन पे जा रहा है वही आपका कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये उसकी पोजीशन बताता है, ठीक है। अगर ये उल्टा भी जा रहा होता, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होता, तो वहीं पे जहां पे पहुंचता वही इसका कंपोनेंट हो जाता, ठीक है। तो ये एक्सेस के केस में देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है सिंपली, कि आप इसको इस तरीके से याद कर लो, ए एक्स इक्वल्स एक्स, आपने वहां पे परपेंडिकुलर डाला और वो जिस भी जगह मिला वो आपका उसका कंपोनेंट हो गया, जो पोजीशन थी उस पॉइंट की। देखो ये इसकी पोजीशन जो भी थी, अगर मान लो कि मेरा ए वेक्टर ऐसे होता, ठीक है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करता और ट्रांसलेट करके मैं यहाँ इसको लेके आता और उसके बाद मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता, ये जिस भी पोजीशन पे मिलता वही इसका कंपोनेंट हो जाता, ठीक है। तो इस केस में इधर ये वाले ए वेक्टर का, लेट मी कॉल दिस एज बी वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो 4 है जिस तरह से ड्रॉ किया गया, और बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग वो -2 है। -2 क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस उस डायरेक्शन में जा रही है और बी उल्टे डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है, सो ये -2 है। ओके, यहाँ पे भी वही दिखाया हुआ है कि नेगेटिव कंपोनेंट दूसरी साइड को आ जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट और कंपोनेंट वेक्टर्स को प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्शन वेक्टर बोलते हैं, बहुत थोड़ा अनकॉमन है, बट ये एक और नाम है जो आपको देखने को कभी कभी मिल सकता है, प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन ही है वो, राइट, उसको हम कंपोनेंट जनरली यूजुअली हम कंपोनेंट ही बोलते होते हैं। ओके, लेट्स सी इफ देयर इज एनी डाउट। या हाँ, ये कंपोनेंट किस चीज, किसी भी वेक्टर का। अभी देखो हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी फोर्स हो सकती है। तो हमने एक्चुअली ये अच्छा आइडिया है कि हम इसको ऐसे देखने की कोशिश करें कि आप ये समझिए कि मान लो कि आपको एक फोर्स से डील करना है, ठीक है, आपके पास एक फोर्स है, आपको उससे डील करना है, और ये आपका बॉडी है यहाँ पर, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो आप ये देखना चाहते हो कि ये इस फोर्स की वजह से कितना जा रही है। अगर फोर्स इधर को लग रहा होता तब बॉडी में और भी फोर्स लग सकते हैं, ठीक है, तो उसमें काफी सारे और फोर्स लग रहे होंगे, ये वो। तो ये अगर इस डायरेक्शन में जा रही है किसी और फोर्स की वजह से, तो इस फोर्स का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो वो देखने के लिए आप कंपोनेंट्स का यूज करते हो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाना, उसमें फोर्स तो आपके काफी सारे लग रहे थे, और उन सारे फोर्स और उनकी वेलोसिटीज और इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलके उसका जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड देन यू हैव वेरियस फोर्सेस, से F1 F2 F3, मे बी एक ऐसे टेढ़ा भी बना देते हैं, F4 एंड F5। सो यू कैन से कि F1 और जो F5 हैं इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मोशन की तरफ, राइट। F2 का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, पूरा का पूरा जितना भी F2 है उसको मोशन की तरफ वो कंपोनेंट दे रहा है अपना। F3 उल्टा दे रहा है, वो कंट्रीब्यूट करने के बजाय नो इट्स टेकिंग अवे द एफर्ट। एंड F4 को अगर हम देखते हैं तो उसका इतना, अगर वो इतना इस डायरेक्शन में लग रहा होता तो इक्विवेलेंट होता, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट का मतलब वही होता है कि कितना वो किसी एक डायरेक्शन में है। मैंने ये नहीं कहा F3 F2 कैंसिल कर रहे हैं, बराबर है, ये मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। ये हो सकता है F3 बड़ा हो या F2 ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो कैंसिल कर रहे हैं, उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि दोनों इक्वल हैं, तो मैंने इनको इक्वल तो नहीं कहा था, ठीक है। ओके, यस ऑफ कोर्स हमको फिजिक्स में ही लगाना है ये, आगे के सारे चैप्टर्स में हम देखेंगे कि जो कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि हमको फिजिक्स में बहुत जगह इसको यूज करना पड़ता है, ठीक है, और बार बार आता है। कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो अभी स्टार्टिंग है कंपोनेंट की, बहुत सारी चीजें हैं कंपोनेंट में, अब पूरे वेक्टर्स में आपको बार बार ये कंपोनेंट्स आते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Yeah, so this is the question. Component of a vector is always less than its magnitude, always greater than its magnitude, always equal to its magnitude, none of these. Okay, expecting your answers. Wow, none of these. Most of you are saying none of these, and few said something else, which may be anything. देखिए, इनमें से एक आंसर सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। एंड आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। एंड व्हाई इज दैट?
अगर ध्यान रखें तो इस बात का अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली हुआ क्या, इसमें हमने कहा था ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा होता है वो आपका 0 से 1 तक जाता है, राइट, दोनों इंक्लूसिव। तो अगर मैं ए से उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 0 से ए तक जाएगा, तो यानी कि जो भी कंपोनेंट है वो आपका लेस देन इक्वल टू ए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। नाउ दैट वुड मीन कि लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेस देन का मतलब था कम होना, जबकि कभी कभी ये इक्वल भी हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। ग्रेटर तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, ठीक है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर नहीं होगा, इक्वल भी नहीं हो रहा है, कई बार हम देख ही रहे हैं क्लियरली कि वो उससे कम होता है, इसलिए आंसर है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। Okay, now we'll study a little bit on Cartesian coordinate system. Diviraj, question मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. Diviraj is asking question. It may be anything means component can be opposing, equal or greater. तो पहली बात तो देखिए component opposing नहीं होता है, ठीक है, component एक स्केलर नंबर है, ठीक है, एक ये डिफरेंस इसको भी समझना जरूरी है कि वेक्टर था हमारे पास, उससे हमने कंपोनेंट निकाला है, और ये वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर है, ठीक है, ये एक मेजर है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि इस वेक्टर का कितना पार्ट, सपोज ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 10 और ये जो कंपोनेंट आया वो आया 4, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये 10 होगा, मगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको सिर्फ 4 ही दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर मैं इस वेक्टर को लगाने की बजाय, अगर मेरे को सिर्फ इसी डायरेक्शन की चिंता होती, तो मैं इस 10 यूनिट के वेक्टर के लगाने की बजाय अगर मैं इसको हटा देता और सिर्फ इस डायरेक्शन में 4 यूनिट्स का एक वेक्टर लगाता, तो वो सेम इफेक्ट देता, इसका मेन मतलब ये है, ठीक है। जब हम उल्टी डायरेक्शन में लेते हैं तो उसका ये मतलब है कि हमको चाहिए था इस डायरेक्शन में, तो हमने इसका यहाँ पे कंपोनेंट दिया और हमने कहा कि ये कुछ -4 आया है, ठीक है, वो माइनस का मतलब वेक्टर नहीं है, अगेन वो नेगेटिव नंबर्स वेक्टर नहीं होते, वो अपने अपने आप में बड़े अच्छे प्यारे से स्केलर्स ही होते हैं, ठीक है, तो उसमें स्केलर नेगेटिव आने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आने की बजाय दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि वो उस डायरेक्शन में एफर्ट देने के बजाय दूसरे उल्टे डायरेक्शन में एफर्ट दे रहा है। तो अगर मान लो कि किसी इस 10 यूनिट के वेक्टर का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट वेक्टर आ रहा है 4 यूनिट्स का, तो ये आपको उल्टे डायरेक्शन में लगाना है, उसका कंपोनेंट -4 आएगा, कंपोनेंट -4 आएगा, कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अगेन प्लीज डोंट, सम पीपल आर आस्किंग ऑल क्वेश्चंस व्हिच आर अहेड ऑफ टाइम, सो आज हम करेंगे एडिशन वगैरह, बट अभी लेट्स गो स्लो ऑन दैट, ठीक है, सो एक एक टॉपिक धीरे धीरे करके करते हैं, ठीक है। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो ये सबने देखा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई होप सो एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, या। तो काफी सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम होता है, आपके पास स्पेस है, आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन वाले भी आपने काफी सारे देखे हुए हैं, राइट, एक प्लेन है आपको, तो आप क्या करते हो उसमें एक्स और वाई एक्सिस लगा देते हो, और ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वैसे एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसमें आप 3 डायमेंशंस के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा देते हैं। मगर इसका पर्पस क्या होता है? और इसका पर्पस होता है कि स्पेस के सारे पॉइंट्स को यूनिकली स्पेसिफाई करना, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका प्राइमरी पर्पस है कि आप उसको यूज करके स्पेस के सारे पॉइंट्स को यूनिकली स्पेसिफाई कर सको। आप किसी भी पॉइंट पे जाओ, उसका एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, या 2 कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट को लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ से यूनिकनेस रहे तो एक अच्छा सा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। आपको जनरली अभी तक सिर्फ कार्टेशियन के बारे में पता होगा, मगर बाकी भी और तरीके होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, एंगल, इन सब कई और पैरामीटर्स को यूज करके आप बना सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, मगर हम सिर्फ कार्टेशियन की बात करेंगे। तो हो सकता है आगे हम थोड़े से एक और पोलर करके होता है, शायद कभी हम देखें, बट मेनली हमारा कार्टेशियन से काम चल जाता है, ठीक है।
तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें बेसिकली आप दो एक्सिस यूज करते हो। तो 2D में जैसे कि मैंने लिखा है उसमें आप दो नॉन पैरेलल एक्सिस यूज करते हो और वो एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, ऑफ कोर्स 2D में वो इंटरसेक्ट करेंगी ही। और उसके बाद वो जो प्लेन बनाती हैं उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, मेरे पास एक एक्सिस है, मेरे पास दूसरी एक्सिस है। नोटिस करो कि मैंने इस बार उनको परपेंडिकुलर नहीं बनाया, तो जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बनाए, आप किसी एंगल पर बना के भी यूनिकली स्पेसिफाई कर सकते हो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को। ये वाले हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको हम ओब्लिक कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, तो ये वाला हम नहीं करेंगे, मगर हम सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को देखेंगे। इस 3D में हम आपस 3 हो जाती हैं इसी तरह से, वो भी जरूरी नहीं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो ये आपकी हम x और y, और उसमें 3D में हम जनरली x, y और z करते हैं। जब हम 3D में बोलते हैं तो यहाँ पे जैसे कार्टेशियन प्लेन है तो यहाँ पे हम कार्टेशियन स्पेस उसको बोल देते हैं। ओरिजिन जो हमारी एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपको उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर में मैंने बताया आपको कि उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी आपकी एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा उसमें हमारे पास एक से कंस्ट्रेंट हम डाल रहे हैं, कंडीशन डाल रहे हैं कि हमारे जो ये रेक्टेंगुलर जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे वो रेक्टेंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और एक्स्ट्रा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैथमेटिक्स में उतना ध्यान नहीं दिया जाता, मगर फिजिक्स में आपको बहुत जरूरी है कि जो आप रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करो वो राइट हैंडेड हो। और इसका मतलब क्या है, देखिए 2D में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये बेसिकली एक 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक्स एक्सिस ऐसे चूज करी तो उसके परपेंडिकुलर आपने वाई एक्सिस ऐसे चूज कर ली है। ठीक है, अब ये 2 डायमेंशन में मैंने यहाँ बना दिया है। ठीक है, 3 डायमेंशन में मेरे को एक जेड एक्सिस बनानी है, और जेड एक्सिस को इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होना है। तो उसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, और उसके लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इनटू द प्लेन। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर z एक्सिस चूज करता हूं आउट ऑफ द प्लेन, आई कैन डू दैट, और आई कैन ऑल्सो चूज z एक्सिस इनटू द प्लेन। ठीक है, मगर ये जो 2 चॉइसेस हैं इनमें से हम सिर्फ एक को ही लेके आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, और उस इस वाले को इनफैक्ट। ठीक है, और ये वाला हम कैसे पकड़ें किसी सिचुएशन में कि ये वाला है या दूसरा वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना राइट हैंड, जैसे कि आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी अपना जो राइट हैंड है, अपने फिंगर्स हैं हाथ की, उनको आप इसके तरफ रखिए, और आपका बेसिकली हैंड यहाँ पर है और आपका फिंगर्स जो है इस साइड को, राइट हैंड को रखना है और आपकी फिंगर्स को इस तरफ से जाना है। ये आपका हैंड है और ये आपका पाम है। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। उसके बाद अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को आपको कर्ल करना है वाई की अलोंग। ठीक है, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। आप लोग ट्राई करके देखिए इस तरीके से, ये आपने ऐसे रखा और फिर अपना वाई के अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल किया। मैग्नेटिज्म में किया होगा आपने 10th क्लास में। और फिर जो थंब का डायरेक्शन है, ठीक है, वो आपको जेड एक्सिस बताता है। ठीक है, सो राइट हैंडेड का क्या तरीका है, यू टेक योर राइट हैंड, ठीक है, you align your right hand, right palm or whatever, you align your right palm towards the positive x-axis. ठीक है, then you curl your fingers towards the y-axis, and then the thumb would tell you your z-axis. Okay, of course it will be perpendicular, तो 2 ही डायरेक्शन है आपको, तो ऐसा नहीं सोचना कि बहुत सारे चॉइसेस है आपके पास, सिर्फ 2 ही हैं। तो ये वाले सिस्टम को हम बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम, और जो दूसरा वाला है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो आपको लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फिजिक्स में बिल्कुल यूज नहीं करना है, बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी, इसको बिल्कुल गलती से भी यूज नहीं करना है। जब भी 3 डायमेंशंस में एक्स वाई जेड बनाओ, आगे से बहुत ध्यान से, इनफैक्ट मैथ्स में भी कोशिश करना, क्योंकि मैथ्स में भी वो पता बताएंगे नहीं इतना ध्यान से, मगर आपका जो सिस्टम बनना चाहिए अगर आप ड्रॉ कर रहे हो उसको, तो वो राइट हैंडेड ही बनना चाहिए। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, या जैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वगैरह आपने पढ़ा था, बिल्कुल एग्जैक्टली 10th क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे करना है।
बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, मगर वहां पर वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड और इस टाइप की बातें करते हैं, मगर आपको यहाँ पर सिंपली ये देखना है एक्स वाई और जेड। अपना हाथ जो है वो आपको एक्स एक्सिस पे रखना है, फिंगर्स को वाई एक्सिस की तरफ कर्ल करना है, और जो थंब होगा वो आपको आपका जेड एक्सिस बता रहा होगा। ठीक है, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस, आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। ठीक है, सो लेट्स डू दैट प्रैक्टिस। Okay, so let's say कि this is my x-axis and this is my y-axis. Okay, so मेरा z-axis किधर की तरफ को होगा? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें चैट बॉक्स में लिखने के लिए, अप या फिर डाउन। गुड, वेरी गुड, द आंसर इज डाउन, यस। ठीक है, राइट हैंड को आपको बस, आई थिंक सबको समझ में आ गया है। मेरे को मैं थोड़ा सा एक और थोड़ा सा टफ वाला देते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। इट इज ओके, सो सपोज दिस इज माय x axis and my y axis is coming out of the paper. How would be my z axis? ठीक है, so let me give you the options also. ठीक है, so my z-axis would be like this, my z-axis would be like this, like this, like this. So these are options are A, B, C, D, or maybe like this, E, or like this, F. Yes, answer is B. Very good. So यहाँ पे हम देखते हैं, ऐसे मैं अपना हाथ रखूंगा x एक्सिस के along, फिर मेरे अपने फेस की तरफ मैं अपना करूंगा, थंब मेरे को बताएगा, so that is B option, right? Yes, very good. I think quite clear. So किसी को clear नहीं हुआ है तो raise hand on that, or maybe put up the chat box. Everybody is clear on this? I hope so. Yeah, very good, very good. So let's move forward. Unit vectors along the right-handed rectangular Cartesian coordinate system. Okay, so yes, so जो हमारी x axis, y axis और z axis है, ये अब मैं ऐसे दिखाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलॉन्ग हम यूनिट वेक्टर्स के नाम स्पेसिफाई करते हैं, और ये यूनिट वेक्टर्स को हम लिखते हैं आई कैप। मैंने बताया था जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो उनके ऊपर एक हैट लगाया जाता है, ऐसे इसको बोलने के लिए हम आई हैट बोलेंगे या आई कैप बोलेंगे। ओके, दिस इज आई कैप, this is j cap and this is k cap. These are unit vectors, इनका magnitude 1 है, and the corresponding x के along है i cap, y के along है j cap और z के along है k cap. ठीक है, we'll start using these also going forward. तो हमको कुछ कुछ जगहों पे इनकी जरूरत पड़ेगी आगे, तो इनका मैं नाम स्पेसिफाई यहाँ पे कर दिया है। ये आपका 2D हो या 3D हो, दोनों में इसी टाइप से होता है। 3D ऑफ कोर्स 2D में आपके पास z नहीं होगा, बट अगर आपने ऐसा x, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, कन्वेंशन है कि आई कैप, जे कैप और के कैप का यूज करें। ठीक है, फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो अगर आपके पास एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम उसमें पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? तो आपके पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, आपका कहीं पर भी पॉइंट होता है तो आपका प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी है, इसके लिए अपने आप, इसके लिए खुद जरूरी नहीं है, मगर ये आपके 3D के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या करते हो, आप इन दोनों जगहों से परपेंडिकुलर्स डालते हो। ये जिस भी पोजीशन पर एक्स एक्सिस को काटता है उसको हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। सपोज ये आपका यहाँ पे 3 पे काट रहा है, तो आप कहोगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, और यहाँ पे आपका से 5 पे काट रहा है, तो आप कहोगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, राइट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू। सो इट यू डू दिस प्रोसेस एनीवेयर यू आर, राइट? सो अगर मान लो कि यहाँ होता आपका पॉइंट, तो भी आप वही सेम काम करते हैं, आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये जो भी पोजीशन होती है वो आप पोजीशंस को यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स की तरह लिख देते हो। यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव साइड में था,
तो आपने उसको यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिख देना है, नेगेटिव आएगा वो, और y इस बार पॉजिटिव है, ठीक है। उसी लॉजिक से हमारे जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाले नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाले नेगेटिव नेगेटिव, और ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, राइट, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस आपको 3 डायमेंशंस में भी करनी होती है। बेसिकली आपका स्पेस में एक पॉइंट होता है, आप उस पॉइंट से अपनी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स डालते हो, और जब वो परपेंडिकुलर्स जिस भी पोजीशन पे टकराते हैं वही आपके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज माय थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ पे मेरा ये पॉइंट है, सो दिस इज माय पॉइंट P, ओके, this is my point P, and if I have to find the coordinates of this point, so I will have to do the perpendiculars onto the x-axis, y-axis and z-axis. ये जो वेक्टर ओरिजिन से इस पॉइंट तक आता है इसको हम इसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, ये वेक्टर इसकी पोजीशन बता रहा है ओरिजिन के हिसाब से। तो जो भी वेक्टर आपका पोजीशन बताता है ओरिजिन के हिसाब से उसको हम उसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तीनों एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो वो कैसे कैसे होंगी, मैंने ये थोड़ा एक इसमें गड़बड़ बना दिया है, बट आई विल प्रोबब्ली फिक्स दैट, आई होप, या। सो एक्स एक्सिस पे मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला, देखो पहले तो मैंने ये पूरा क्यूब बना दिया है, क्यूबॉइड बना दिया है, ठीक है। अगर मैं इस क्यूबॉइड के हिसाब से देखूं और ये जो मेरा वेक्टर है वो यहाँ आ रहा है, तो जहां पर भी ये वाला फेस होगा, ये वाला फेस, ठीक है, इसका, और वो जहां एक्स एक्सिस पे कट कर रहा होगा उस ही जगह मेरा परपेंडिकुलर जाके टकराएगा। और ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव होगा, मैं थोड़ा सा और इसको समझा देता हूं कि क्या हो रहा है। बेसिकली आई एम सेइंग दिस एंगल इज 90 डिग्री। एवरीबडी चेक दिस आउट, ओके। सिमिलरली यही सेम प्रोसेस आपके ऊपर वाले फेस के साथ भी हो रही है, ये वाले फेस के साथ, ठीक है, इस फेस के साथ भी वही सेम प्रोसेस हो रही है। और हमने इस पॉइंट P से यहाँ y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ आई डू द सेम थिंग विद द z एक्सिस, I will be throwing my perpendicular from here to here, okay, and this angle, it may not seem like it, is 90 degree. थोड़ा इसको देख लो, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा इसको ध्यान से समझ ले, क्योंकि ये थोड़ा सा 3 डायमेंशन में होता गया ना। फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। सो 3 डायमेंशन में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव की प्रॉब्लम आ जाती है। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक 90 के अंदर ऐसा लग रहा है कि 3 90 आ चुके हैं, ठीक है, मगर वो एक्चुअली एक प्लेन में नहीं है, वो अलग अलग प्लेन्स में है और इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो थोड़ा इसको ध्यान से देख ले, कुछ प्रॉब्लम होता है तो विल अगेन कम बैक टू इट, ओके, या, ओके। I hope everybody is clear on this. Okay, this is nothing big deal. It's just because we are doing say 3D and that's why this is happening. Okay, तो 3D में आपको generally ऐसा होगा कि वो अलग-अलग perspective से आपको देखना होगा, ठीक है। So let me just erase this and I'll come back to this. So as I said, this angle is 90 degree. This is the perpendicular from this point P to x-axis. This is also 90 degree. This is the perpendicular from P to the y-axis. And Z I hadn't drawn, so let me draw it again. This angle would be 90 degree. Okay, yeah. अगर ये यहाँ पर किसी पोजीशन x पे टकराता है तो हमको पता है 3 डायमेंशंस के हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x0 0। ये अगर किसी पोजीशन y पे टकराता है तो इस पॉइंट के b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 y0। और अगर ये किसी z पॉइंट पोजीशन पे टकराता है z एक्सिस की तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0 z, okay. Can you tell me what would be the coordinates of this point? What would be the coordinates of this point? X, Y, Z is wrong answer.
मैं पी पॉइंट के नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली जेड वाई प्लेन में है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज इन जेड वाई प्लेन। ये देख सकते हो, ये वाला प्लेन है, राइट, ये वाला, ये जो फेस है इसका क्यूबॉइड का, जेड वाई प्लेन। यस, वेरी गुड। सो यस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट is 0 y z. I hope this is clear to everybody. Okay, so what about this point, this bottom point? What are the coordinates of this bottom point? ये थोड़ा प्रॉब्लम आने लग गया। अभी इसको देखो, हमेशा प्लेन चेक करो। ये वाला प्लेन है, देखो ये, और ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स जेड प्लेन है, राइट। ये एक्स जेड प्लेन है, ये जो बॉटम प्लेन है। हाँ, और इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो एक्स पे कहां जाके टकराते हैं? एक्स पे, एक्स एक्सिस को एक्स पे टकराते हैं, और जेड एक्सिस को जेड पे टकराते हैं, और वाई एक्सिस को कहां टकराते हैं? जीरो पे टकराते हैं। सो इट विल बिकम एक्स को एक्स पे टकराते हैं, वाई को जीरो पे टकराते हैं, और जेड को जेड पे टकराते हैं। सो दिस कोऑर्डिनेट विल बी एक्स जीरो जेड। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? This point, first of all check out what plane this is, and then ये देखो कि x एक्सिस पे कहां परपेंडिकुलर जा रहा है, y पे कहां जा रहा है, और z पे कहां जा रहा है। Yes, very good. I hope everybody is now clear. Yeah, so this is x, y and 0. ठीक है, good. So let's proceed. So यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब उसी बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने, जो हमारा रेड पॉइंट है, ठीक है। आपको तीनों पे देखना है कहाँ कहाँ पे टकराया, तो इनफेक्ट वो मैंने बता ही रखा है कि हम जब एक क्यूबॉइड बनाएंगे तो ये आपका x, y और z पे टकरा रहा है, उसी से हमने क्यूबॉइड बनाया है। और क्यूबॉइड के जो ये वर्टिसेस हैं, फेस के अपोजिट वर्टिसेस, वहां पे जाके ये आपको 90 डिग्री पे जाके टकराएगा, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स वाई जेड, वेरी गुड, ठीक है, ओके। नाउ अगर हम इस पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स की बात, कंपोनेंट्स की बात करें, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। अब मैं यहाँ तो हम वेक्टर्स के लिए आए थे, राइट। सो वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये एक पोजीशन वेक्टर था। सो लेट मी कॉल दिस पोजीशन वेक्टर एज r, एंड नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ दिस। इसके मेरे को कंपोनेंट्स चाहिए ऑफ पोजीशन वेक्टर r, मगर कंपोनेंट के लिए आपको वेक्टर भी चाहिए होता है और एक डायरेक्शन चाहिए होता है। सो मैं कह रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट वुड दैट बी? या सिंपली एक्स, नॉट एक्स आई कैप। कुछ लोग एक्स आई कैप लिख रहे हैं, तो इसका आंसर सिंपल आपका है एक्स, दैट्स इट। कंपोनेंट आपका एक्स है, कंपोनेंट वेक्टर आपका एक्स आई कैप है, ओके। सो अगर मैं कहूं आर एक्स, तो दैट विल बी एक्स। अगर मैं कहूं कंपोनेंट वेक्टर आर एक्स, तो दैट विल बी एक्स आई कैप, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं इधर ये वेक्टर बनाता है, इधर को ये वाला वेक्टर, ये मेरा कंपोनेंट वेक्टर है, ठीक है। इसकी पोजीशन है x, ठीक है, यहाँ पे इसकी पोजीशन है x, ठीक है। तो अब एक और चीज देखने वाली ये है कि अगर ये x पॉजिटिव है तो ये इसकी लेंथ भी है, मगर x अगर नेगेटिव है तो इसकी लेंथ माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट वेक्टर अपने आप ही सही भी हो जाएगा, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि आई कैप के साथ आप एक नेगेटिव चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। देयर देखो कुछ लोग लिख रहे हैं कि डायग्राम कंफ्यूजन हो रहा है 3 डायमेंशंस को 2D में बनाने में। ये तो बेसिक है, देखो ये मैंने इसीलिए पहले से पूरा तैयार किया हुआ है, where you cannot do better than this. What I can do is I can again repeat this thing, okay, or maybe I can do this for say y-axis. Okay, let's do this for y-axis. So yeah, so let's do this for y-axis, ठीक है। So यहाँ पर
ये मेरा वेक्टर है और मुझको इसका y कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, इस वेक्टर का y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला और हमने कहा एक्सिस पे जहां भी वो टकराता है वही उसकी पोजीशन ही उसका कंपोनेंट हो जाता है। तो हमको पता है कहाँ पे टकरा रहा है, इसका कोऑर्डिनेट अगर 0 y 0 है तो y पे टकराया होगा, राइट। तो ये y पे अगर टकराया है, इसकी पोजीशन यहाँ पे y है, तो इसका ry जो कंपोनेंट है सिंपली y ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके कंपोनेंट वेक्टर की बात करूं तो ये इसका कंपोनेंट वेक्टर होगा ओरिजिन से उस पॉइंट तक जहां पे वो टकराया है। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट वेक्टर है। ठीक है, और ये इसको मैं लिखूंगा आर वाई, और ये आर वाई कितना होगा, ये सिंपली हो जाएगा वाई जे कैप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो जे कैप आपका यूनिट वेक्टर था इस डायरेक्शन में, और उसको आपने y से मल्टीप्लाई कर दिया तो उतना ही बड़ा हो गया वो। ठीक है, जितना इसको होना चाहिए था। ये पॉजिटिव में भी काम करेगा, नेगेटिव में भी काम करेगा, क्योंकि अगर मान लो कि ये दूसरे नीचे की तरफ को जा रहा होता तो ऑटोमेटिकली ये y नेगेटिव हो जाता और ये उसको j कैप के नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उल्टे डायरेक्शन में लेके जाता। ठीक है, सो दैट इज ऑल देयर इज टू दिस। सो यू हैव योर कंपोनेंट्स एंड योर कंपोनेंट वेक्टर्स फॉर अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो ये नोट कर सकते हैं इसको, फॉर अ पॉइंट एक्स वाई जेड विथ पोजिशन वेक्टर आर। ठीक है, आर एक्स इक्वल्स, आर एक्स का मतलब कंपोनेंट ऑफ आर। ठीक है, सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स, राइट, एक्स एक्सिस कह सकते हो, विल बी इक्वल टू एक्स वाई। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ही आपके कंपोनेंट्स बन जाते हैं, और ये हमारे लिए काफी लाइफ सिंपल करके रखेगा आगे से। ठीक है, 2D में आपका z नहीं होगा, और ये इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आ रहे होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक दूसरा अप्रोच भी बहुत पॉपुलर है, स्पेशली 2D के केस में, और उसमें हमारे पास ये x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमारे पास एक वेक्टर है। ये 2D है, बस ध्यान रखना 3D नहीं है, और 3D में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्टफ होता है, इसलिए हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ 2D में काम करता है। ठीक है, तो ये मान लो कि ये थीटा है, अब इसकी जो लेंथ है वो a है। ठीक है, ये वेक्टर है और ये इसकी लेंथ है, राइट, वो a है। नाउ अभी जैसा कि हमने किया, हमें पता है कि ये जो नीचे वाला पार्ट आएगा ये a cos थीटा आएगा। ठीक है, मगर ये सिर्फ तब आएगा जब थीटा आपका एक्यूट है। हाँ, ये लेंथ इसमें ध्यान रखना, ये एक्यूट में काम करेगी, ऑब्ट्यूस में नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सो ये सिर्फ एक्यूट के केस में थीटा आपका काम करेगा, तो आपको लेके ही चलना कि आप एक्यूट ही लोगे। ये मैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं बता रहा हूँ, ये कोई एक एक्यूट एंगल बता रहा हूँ जिसमें आप लेके ऐसे काम करोगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करा देंगे। ये a cos थीटा है, उसी तरह से ये वाला a sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला a sin थीटा हो जाएगा। if you देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। सो लेट्स कॉल दिस एज से p इक्वल टू p, और ये मैं इसको b बोल देता हूँ, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, मैं इसको h नहीं बोल रहा हूँ, a ही रहने देंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को a ही रहने देंगे। सो वी नो दैट p बाय hypotenuse is sin theta, so p is equal to a sin theta. Similarly, b by h, which is a, is cos theta, so this becomes b is equal to a cos theta. ठीक है, ओके, बट अगर ये आपका a sin थीटा है तो ये यहाँ पर आके आपका ये भी a sin थीटा होगा, है ना, ये तो सेम लेंथ ही है, तो ये आपका ऊपर की ओर आ रहा होगा, ये a sin थीटा ही होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, a cos थीटा, a sin थीटा। ठीक है ना, तो ये काफी कॉमनली इस पैटर्न को हमारे को आता रहता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि कभी आपको ऐसे एंगल्स दिए हुए हैं तो आराम से जिसकी तरफ एंगल है उसका बेस की तरफ जल्दी से a cos थीटा लिख दो, और दूसरी साइड में ये वाला जो आपका दूसरी साइड में आ रहा है वो आपका a sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ लगा हुआ, उसी के साथ जो जहां पे जिस जिस एक्सिस की तरफ वो आ रहा है। ठीक है, सो लेट मी शो यू ऑन ऑन अनदर साइड, ये वाले में भी देखते हैं। मान लो कि मैं ये कहता हूँ ये वाला आपका थीटा है, ये वाला थीटा है। ठीक है, तो इस ये देख सकते हो थीटा इस वाली एक्सिस के साथ लगा हुआ है ना, तो ये इस बार बेस बन जाएगा। मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूँ तो ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट, और ये अगर बेस हो जाता है तो ये आपका बन जाएगा a cos थीटा,
और ये आपको बन जाएगा a sin थीटा। ठीक है, बस सिंपल वो ट्राइंगल की मैं आपने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगेन याद रखना ये लेंथ है, जबकि हम चले गए हैं नेगेटिव साइड में, तो इसके कोऑर्डिनेट, इसकी जो पोजीशन है वो आएगी माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, ये आपका ए साइन थीटा लेंथ है, तो ये आपका माइनस ए साइन थीटा की पोजीशन होगी। और ये आपका बी कॉस थीटा लेंथ है, मगर हम पॉजिटिव साइड में ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ इस पॉइंट के, तो पहले एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और फिर मैं आपका y कोऑर्डिनेट लिखूंगा वो हो जाएगा a cos थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेट्स डू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। सो यहां पर इस बार मैं थीटा वो नहीं ले रहा हूं, इस बार मैं इसको थीटा ले रहा हूं। ठीक है, इसी डायग्राम में इसको थीटा लिया है। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ट्राई करो, वो थोड़ा सा लग रहा होगा मगर ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल है। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। वेरी गुड। सो इस बार अगेन ये जो आपका होगा, ये पोजीशन आएगी, ये लेंथ आएगी ए कॉस थीटा, मगर क्योंकि नेगेटिव साइड में है तो ये माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरी तरफ को जो जाओगे तो ये आपका, वैसे तो ए साइन थीटा आता, पॉजिटिव साइड में हो तो ए साइन थीटा ही आएगा। सो ये आपका हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। ओके, सो लेट्स डू वन मोर। या सो टेल मी इन दिस वन, find the coordinate of the point. या काफी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। ठीक है, शर्वरी आपका आंसर गलत है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है। ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ आपकी a cos थीटा आएगी, और ये वाली जो लेंथ आएगी वो a sin थीटा आएगी। जो साथ में लगी हुई है वो cos थीटा आएगी, और जो साथ में नहीं लगी हुई है एक्सेस, उसमें लेंथ आपकी sin थीटा में आएगी। ठीक है, अब जब पोजीशन की बात करेंगे तो ये माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये पोजीशन आपकी माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, हो सकता है यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, ये नहीं कि कौन पास में दिख रहा है वैसे नहीं लिखना है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे दिखेगा, राइट, माइनस ए साइन थीटा, और फिर माइनस ए कॉस थीटा। तो इसी में लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। ठीक है, साक्षी अभी भी गलत है। ठीक है, समझ में आ गया, ए माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा आंसर है। तो थोड़ा आराम से। ठीक है, ये एक्चुअली पोजीशन लिखना बहुत आसान होता है, उसके बाद ध्यान रखना कि मेरे को पहले एक्स और बाद में वाई लिखना है, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, वो जल्दीबाजी में आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, सो हम आई विल हैव टू स्क्रॉल अप। तो या आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ राइट। आदित्य का सही है, आरपी सही है, मुस्कान सही है, पिछला वाला तो हो सकता है सर ने किया हो। सो हम कहाँ, माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज राइट। सो हम yeah, a few others are fine. Yeah, okay, so let's do one more and then we'll close the class. I think it's way beyond the time, so yeah, let's do this. Theta, quick. पार्थ गलत आंसर है, साक्षी गलत आंसर है। Yes, the answer is a sin theta minus a cos theta. ठीक है, this is the answer, a sin theta minus a cos theta. Okay, see if there's something else. थोड़ा सा ये वाला और कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आई थिंक लास्ट वाला सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, कुछ लोग थोड़ी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, मगर देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल, सिंपली दैट। कुछ उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है उसमें, सिंपली सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, नहीं तो वो आंसर नहीं आएगा।
ओके, सो मैग्नीट्यूड, क्या हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? यस, नॉट अ बिग डील। ये हमको पता है कि अगर ये एक्स और वाई है तो इसकी जो लेंथ होगी वो मॉड एक्स होगी, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, और इसकी लेंथ आपकी मॉड वाई होगी। सही कहा, गलत कहा? ठीक है, तो इसमें सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो ये आपकी इसकी लेंथ है जो कि a है, सो दैट विल बिकम a इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर। ठीक है, और जब स्क्वायर भी कर रहे हैं तो फिर मॉड करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड के लिए, 2 डायमेंशंस के लिए। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा है ना? सो लेट्स डू 3 डायमेंशंस। इसमें थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। ओके, नाउ 3 डायमेंशंस में मेरे को इस रेड वेक्टर की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये जो रेड वेक्टर है इसकी लेंथ निकालनी है। तो व्हाट टू डू? So what we can do is we can choose a triangle, okay, and let us choose this triangle. Now tell me, इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? इसमें 3 एंगल्स हैं इस ट्राइंगल में, एंगल O, एंगल P और एंगल F। तो आपको चैट बॉक्स में बताना है कौन सा एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, हाँ, ऐसा लग रहा था मुझे गलत आंसर आएंगे, बहुत सारे गलत आंसर आ रहे हैं। एंगल O 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, एंगल O 90 डिग्री नहीं है, जो POF लिख रहे हैं। हाँ, एक्चुअली एंगल F 90 डिग्री है, और इसीलिए 3D में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये नीचे एक प्लेन है। ठीक है, नीचे के प्लेन है, और यहाँ P से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो उस प्लेन पर। ठीक है ना? आप एक क्यूबॉइड को देखो, आप एक क्यूबॉइड देखो सिंपल। तो यहाँ पर आपने जब क्यूबॉइड बनाया तो यहाँ से आपने इसको नीचे परपेंडिकुलर डाला ना, तो यहाँ पर तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, और अगर बीच में एक लाइन खींच देते हैं तो वो भी 90 डिग्री होगा। कोई भी एंगल आप उस प्लेन में डालोगे, कोई भी लाइन जो नीचे से जाएगी वो सब 90 डिग्री बना रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, सो ये वाला आपका एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री है। नाउ पहला स्टेप होगा इसमें हमको ओ एफ निकालना है। ठीक है, तो ओ एफ के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और ट्राइंगल चूज करेंगे। ठीक है, लेट्स चूज अनदर ट्राइंगल फॉर ओ एफ। ठीक है, एंड फॉर दैट वी विल चूज से मे बी दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल है मेरा ट्राइंगल ओ सी एफ। अब बताओ ये ओ सी एफ में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ठीक है, ओ सी एफ में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल सी, यस, वेरी गुड। ठीक है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री इन दिस ट्राइंगल। अगेन थिंक ऑफ एक्चुअल क्यूबॉइड। अपने हाथ में कोई क्यूबॉइड सोचो, कोई भी क्यूबिकल चीज आपके पास रखी है, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, तो ये जो था ये z था, यहां से यहां तक। ठीक है, और ये जो है ये आपका x है, यहां से यहां तक, क्योंकि ये देखो ये x था आपका। ठीक है, इसी के पैरेलल है वो, ये x है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो ये जो OF है वो कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मुझको ये मिल चुका है, और ये मेरे को पता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ये मुझे पता है कि ये y है, क्योंकि ये इसी के बराबर है, यहाँ वाले के बराबर है। ठीक है, ये y है, वैसे ये y है। अब इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री था, ये वाला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, और ये y है। तो इसमें फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा a विच विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
इसमें स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे और आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, x square plus y square plus z square will be equal to the this a. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी बहुत लंबा आज खिंच गया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा था मामला। So yeah, we'll see in the next class. We'll do probably start operations. That's the next topic. ठीक है, okay, bye bye.